हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका। ओके, स्टार्ट करते क्लास को। जब तक सभी ज्वाइन होते रहेंगे। एक्चुअली मैंने पहले ही बोला कि 5 PM क्लास को ज्वाइन कर लिया करो टाइमली, बिकॉज 1 घंटे का टाइम होता है और 1 घंटे में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करनी होती है। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपको करवाने वाली हूँ जी मैं, इंटरनेशनल बिजनेस हमारा चल रहा है, ठीक है। यूनिट 1 चल रही है हमारी। इसका पेन का रखा है। मिनट। अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अभी वॉल्यूम आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या?
ओके, लेट्स स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ। करते हैं जी क्लास को स्टार्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डबल वॉइस आ रही थी ना। हाँ जी, तो हमारा अभी चल रहा है यूनिट 1, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। और यूनिट 1 में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे कितने टॉपिक कवर हो चुके हैं यूनिट 1 में। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस हमारा चल रहा है, हमारा कंसेप्ट एलिमेंट्स ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, रिवीजन कर लेना। और आपको नोट्स भी अपलोड मैंने कर दिए, कल की क्लास के भी नोट्स अपलोड कर दिए, और आज की क्लास के अगर मेरे पास टाइम रहा तो आज के आज अपलोड कर दूंगी, नहीं तो फिर कल, ठीक है, जैसे भी रहा। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये भी करवा चुकी हूँ आपको, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर, ठीक है। मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस ये भी हमारा हो चुका है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आज हम ये करने वाले, वैसे मैंने यूट्यूब पर करवाया है, एक बार मेरी यूट्यूब की क्लास देख लेना। अभी बस मैं हल्का सा आपको रिवीजन करवाऊंगी 5 to 10 मिनट में। फिर हम करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आपका टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, ठीक है, आज हम इसको कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हो चुका है, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट, कल हम इसकी रिवीजन करेंगे। और साथ में आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो आज हम करेंगे आपकी क्लासिकल वाली, और कल हम करेंगे मॉडर्न वाली, ठीक है, उसी के साथ बीओपी भी हो जाएगा आपका, और कुछ एक टॉपिक और कवर कर लेंगे। फिर हमारा बचेगा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम 2-3 दिन के अंदर अंदर कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आपका जो न्यू टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का, ठीक है। हाँ जी, ये है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। हल्की सी रिवीजन करवाती हूँ क्योंकि ये वैसे आपकी क्लास यूट्यूब पर हो चुकी थी। ओके जी, तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज क्या है आपकी? इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आर सिंपली डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल और एंटिटी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज देन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सचेंज बिटवीन पीपल और एंटिटी इन टू डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, वो इंटरनेशनल हो गया। और ट्रेड क्या हो गया? जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्या हो गया? हमारा ट्रेड हो गया। अब जो इस ट्रेड को है, इस ट्रेड को किस तरह से हम करते हैं, कुछ थ्योरीज दी गई है यहाँ पे। लाइक आपकी एक थ्योरी है आपकी मॉडर्न, और एक थ्योरी है आपकी क्लासिकल, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडर्न थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती है आपकी, और क्लासिकल थ्योरीज के अंदर आपकी कौन कौन सी थ्योरीज आती है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पर करवाया है वैसे ये, बट अभी आज हल्की सी रिवीजन करवाऊंगी, वो भी इन थ्योरीज की। कल ये वाली करेंगे मॉडर्न वाली। क्लासिकल को हम और क्या नेम बोला जाता है? क्लासिकल को क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी। अच्छा, मॉडर्न का है फॉर्म बेस्ड, है ना। और ये है आपकी कंट्री बेस्ड, ठीक है, कंट्री बेस्ड ये भी इसको बोला जाता है। अब इसमें मर्केंटिलिज्म है, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस है, कंपेरेटिव एडवांटेजेस है, हेक्सर ओलिन की थ्योरी है, ये हम कवर करेंगे। इसी के साथ ल्यूंटो पैराडॉक्स भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्केंटाइलिज्म की अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये क्या है? दिस थ्योरी स्टेटेड दैट अ कंट्री वेल्थ वाज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग। अगर मैं सिंपल बात करूं तो जो हमारी गुड्स है, ठीक है, वो किस किस में होंगे हमारे पास? गुड्स एंड सर्विसेज सिल्वर एंड गोल्ड में, ठीक है, इसकी फॉर्म में होगी हमारे पास। ओके जी। और इसको बार्टर सिस्टम भी बोला जाता था। पहले क्या होता था कि पहले करेंसी नहीं होती थी, पहले क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो वो थी हमारी मर्केंटलिज्म थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ये बोलती मर्केंटलिज्म थ्योरी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कंट्री वाज टू हैव द ट्रेड सरप्लस और अ सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इसको ट्रेड सरप्लस बोला जाता है। और ट्रेड डेफिसिट होता है आपका जब इंपोर्ट इज ग्रेटर देन आपका एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये है आपकी। और मर्केंटलिज्म बिलीव्ड दैट अ कंट्री शुड इंक्रीज इट्स होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और बुलियन बुलियन भी इसका एक नेम है, ठीक है। बुलियन का मतलब क्या है यहाँ पे? जब आपके पास गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में, ठीक है, आपकी वेल्थ को, कंट्री की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए।
दिस स्ट्रेटेजी इज protectionism, ठीक है, and is still used today. One way that many of these new nation promoted export was to impose restriction on import. Very very important, ठीक है, संरक्षणवाद भी इसको कहा जाता है. अगर हम एब्सोल्यूट अच्छा, ये जो मर्केंटलिज्म थ्योरी है ये किसने दिया था आपका? थॉमस मून ने. स्लाइड में नहीं है बट आपको करवा रही हूँ तो लिख लेना, ठीक है, थॉमस मून ने ये दिया था. एब्सोल्यूट एडवांटेजेस है आपका. इन 1776 आदम स्मिथ ने क्वेश्चन द लीडिंग मर्केंटलिज्म थ्योरी ऑफ द टाइम इन द वेल्थ ऑफ नेशन. Smith offered a new trade theory called absolute advantages, which focused on the ability of a country to produce a good more efficiency than another nation. Simply अगर मैं बात करूँ, सपोज मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो वीट है वो प्रोड्यूस कर रही है आपकी 2 पर यूनिट एंड आपकी वन लेबर आर, ठीक है, 1 यूनिट, इस तरह से. और यहीं आपका चाइना है, वो वीट आपकी, वेल्थ लिखा है मैंने, वीट जो है आपकी वो प्रोड्यूस कर रही है आपकी 1 पर यूनिट, और आपकी जो लेबर आर है ये 2 लिख देते हैं. सिंपली अगर मैं बात बोलूँ तो आपका क्या है कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का क्या मतलब है कि जो कंट्री सबसे ज्यादा कम कॉस्ट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं वो हम एब्सोल्यूट एडवांटेजेस. मीन्स क्या होगा, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया जो वीट है वो 100 पर यूनिट मान लो लेबर उसके पास जो है उसमें कम कॉस्ट में वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है वीट. और वहीं हमारे पास चाइना है, वो 60 पर यूनिट वीट प्रोड्यूस कर रही है, और लेबर जो है उसके पास, ठीक है, उसमें पर आर में, ठीक है, 2 पर आर में प्रोड्यूस कर रही है. तो हमारे पास सबसे ज्यादा बेटर क्या होगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, वीट को प्रोड्यूस करना चाहिए. क्लियर है? तो ये आपका एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, जो कंट्री कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेजेस. तो वही कंट्री प्रोड्यूस करे, और जो इंडिया है वो क्या करे, इंपोर्ट करे, किससे, चाइना जो है वो इंपोर्ट करे वेट को, किससे, इंडिया से, ठीक है, और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे वेट को, किसको, चाइना को, क्योंकि इंडिया की कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है, और जो चाइना है, चाइना की कॉस्ट वेट को प्रोड्यूस करने में ज्यादा लग रही है, ठीक है, और इंडिया की कम लग रही है. तो इस वजह से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस का मीनिंग ही आपका ये हुआ कि जिसकी कॉस्ट कम लग रही है, जिसकी लेबर कम लग रही है, और वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पा रहा है वीट को, ठीक है, लाइक इंडिया, तो वो इंडिया ही प्रोड्यूस करेगा, चाइना सिर्फ इंपोर्ट करेगा, किससे, इंडिया से. तो ये था हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस. ओके जी. अब कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लो इंडिया के पास 2 प्रोडक्ट है, एक है वीट और एक है सपोज आपका राइस, ठीक है. अब वीट ये 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, और मीन्स 2 प्रोडक्ट में सबसे बेटर एफिशिएंसी वाला कौन सा कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है. और चाइना में भी इसी तरह से जो जो सबसे ज्यादा बेटर प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्ट, उसी को ही प्रोड्यूस किया जाए. लाइक जैसे मान लो आपका एग्जांपल दे रही हूँ, मिल्क है, ठीक है, मिल्क से कितनी सारी चीजें बन जाती है, आपका दूध, दही, घी, ठीक है. तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में है, घी में है सबसे ज्यादा बेनिफिट. क्लियर है? और सबसे ज्यादा महंगा भी घी ही बिकता है, तो घी को ही प्रोड्यूस किया जाए. कंपेरेटिव का क्या मतलब है कि 2 मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स एंड सर्विस, कंट्री में भी बेटर ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स एंड देयरफॉर हैव एन एडवांटेजेस इन मैनी एरिया. कि जहाँ पे 2 प्रोडक्ट को कंपेयर किया जा रहा है कि सबसे बेटर कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला और सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम लेबर किस प्रोडक्ट में लग रही है, उसी को ही प्रोड्यूस किया जाए और बाकी एक्सपोर्ट किया जाए, ठीक है, सॉरी बाकी इंपोर्ट किया जाए दूसरी कंट्री से. तो वो होता है कंपेयर करना, 2 गुड्स में कंपेयर करना. ओके जी. अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इसका. ज्वाइन हो गया है क्या क्लास में? एग्जांपल है लाइक जो आपकी इंडिया है, ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेजेस का. फॉर एग्जांपल इंडिया जो है आपका, वो प्रोड्यूस कर रहा है 6 यूनिट ऑफ व्हीट,
एंड 4 यूनिट राइस, 1 लेबर पर आवर में, ठीक है। और चाइना प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ व्हीट एंड आपका राइस कर रहा है एंड 3 यूनिट ऑफ राइस। 1 लेबर पर आवर में, ठीक है, पर आवर में ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो आपका व्हीट है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिया, 6 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 4 यूनिट ऑफ राइस, 1 लेबर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपेरेटिव एडवांटेजेस में एक चीज और समझना कि ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आस पास होता है एक दूसरे के, ठीक है, आस पास रहने वाला अमाउंट होता है। फिर जो हमें सबसे ज्यादा बेटर जो है उसी को ही हम क्या करेंगे, चूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है जी? कंपेयर करेंगे तो इंडिया यहाँ पे वेट को प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है यहाँ पे वेट को प्रोड्यूस करने में। और जो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हेक्सर-ओलिन की थ्योरी या फिर इसको फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी बोला जाता है या फिर फैक्टर एंडोलमेंट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे जिसके पास जितने ज्यादा फैक्टर है वो उन फैक्टरों को यूज करे, मीन जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज है, ठीक है। अब फैक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएगी? लैंड, लेबर एंड कैपिटल विच प्रोवाइड द फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। मान लो मेरे पास लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं उसी हिसाब से प्रोड्यूस करूँ। किसी के पास लेबर बहुत ज्यादा है, वो उसी हिसाब से काम करे। किसी के पास कैपिटल बहुत ज्यादा, वो इसी हिसाब से काम करे। लाइक हमारा जो यूएस है वो कैपिटल इंटेंसिव है और जो हमारा इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। तो इंडिया जब लेबर इंटेंसिव है तो इसको एक्सपोर्ट भी किसको करना चाहिए? लेबर को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है। और इम्पोर्ट इसको किसको करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव को इम्पोर्ट करना चाहिए। ये बोलती थी हमारी हेक्सर-ओलिन की थ्योरी या फिर फैक्टर प्रपोर्शन की थ्योरी कि जिसके पास जितना जो भी फैक्टर है वो उस फैक्टर का ज्यादा से ज्यादा यूज करे। क्लियर है जी? यहाँ पे फैक्टर एनरोलमेंट थ्योरी का ये मानना था। लेकिन अगर हम क्या, फॉर एग्जांपल चाइना एंड इंडिया आर होम टू चीप लार्ज पूल्स ऑफ लेबर, हिंस द कंट्री हैव बिकम द ऑप्टिमल लोकेशन फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल एंड गारमेंट, ठीक है। अब देखो लियोन्टी पैराडॉक्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट था आपका हेक्सर-ओलिन थ्योरी के। कोई और ही क्लास ज्वाइन होगी। एक बार मेरी यूट्यूब पर भी क्लास देख लेना ये वाली, ठीक है। हाँ जी। अब लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या था हमारा? 1950 में रशियन बॉर्न अमेरिका इकोनॉमिस्ट वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ ने ये स्टडी की थी। उन्होंने यूएसए पे स्टडी की थी कि वो जो यूएसए है ना हमारी, वो कौन सी अबंडेंट इन कैपिटल, कि वो जो यूएसए है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, देयरफॉर शुड एक्सपोर्ट मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो उसको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल को, ठीक है। हाउ एवर हिज रिसर्चेस, फिर उसने जब रिसर्च किया यूजिंग एक्चुअल डाटा, तो जब उसके पास एक्चुअल डाटा आया तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। मीन्स एचओ थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि एचओ थ्योरी बोलती थी कि जो कैपिटल इंटेंसिव है ना उसको कैपिटल इंटेंसिव को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है उनको लेबर इंटेंसिव को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है। बट जो आपकी लियोन्टिफ है ये बिल्कुल ऑपोजिट थी। और पैराडॉक्स का ही मतलब क्या होता है? विरोधाभास, मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, ठीक है। तो इस थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है। अब जब उन्होंने रिसर्च किया उन्होंने क्या देखा? द यूनाइटेड स्टेट वाज इंपोर्टिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड। उन्होंने देखा कि जो हमारी यूएसए है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए था कैपिटल को, और इंपोर्ट करना चाहिए था उसको लेबर को। सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए था कैपिटल को, कैपिटल इंटेंसिव को, और इंपोर्ट करना चाहिए था लेबर इंटेंसिव को। बट उल्टा हो गया, जो कैपिटल है वो इंपोर्ट भी कैपिटल ही कर रही है, मीन्स के बाहर से वो मशीनरी, और कैपिटल में आपका ये आ गया ना वॉच मशीनरी, मशीनरी, ठीक है। और लेबर में आपका वही आ गया आपके जो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। लेबर में ये आ गया आपका। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो इंपोर्ट कर रही है कैपिटल को ही। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी द यूनाइटेड स्टेट शुड हैव बीन इंपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव गुड्स, बट इंस्टेड
इट वाज एक्चुअली एक्सपोर्टिंग देम। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कैपिटल इंटेंसिव है इसने इंपोर्ट करना किसको स्टार्ट कर दिया, लेबर को। इंपोर्ट करना इसने कैपिटल को ही स्टार्ट कर दिया, बल्कि ये ऑपोजिट होगी बिल्कुल ही आपकी एचओ थ्योरी के। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की, जो कि आपकी क्लासिकल थ्योरीज थी, और इनको हम कंट्री बेस्ड थ्योरीज भी इनका नेम है, और इसमें आपके नेम भी पूछे जाते हैं, लाइक मर्केंटलिज्म होगी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस होगी, कंपेरेटिव एडवांटेजेस होगी आपकी, और एचओ थ्योरी होगी, और लियोन्टिव पैराडॉक्स होगी। कल हम करेंगे मॉडर्न वाली, और जिसको फर्म बेस्ड थ्योरीज भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ही है आपकी, टू पार्ट्स में है, एक है आपकी मॉडर्न और एक है आपकी क्लासिकल। क्लासिकल वाली हमने आज कर ली, कल हम करेंगे मॉडर्न वाली। क्लियर है? किसी का कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, और यूट्यूब पर मेरी एक बार क्लास देख लेना, सिर्फ ये हल्की सी रिवीजन थी। अभी हम करेंगे आपकी मेथड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी किस में आती है, कौन सा इन्वायरमेंट बोलते हैं हम गवर्नमेंट वाला, जल्दी से बताओ मुझे। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने किया था, फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाला था। ठीक है, कौन सा था हमारा गवर्नमेंट में, पेस्टल में जो हमने किया था, जल्दी से बताओ। किसी के मैसेज मुझे शो नहीं हो रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? है भी है कोई क्लास में कि नहीं है? यस नो कुछ तो बता दो, है कोई क्लास में कि नहीं है? नहीं, किसी का कोई भी मैसेज नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ाना है आपको, आपकी मर्जी है, पढ़ना ना पढ़ना तो आपकी मर्जी है फिर। ठीक है, ओके। अब है द मेथड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन सिमिलर टर्म्स बिलो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के क्या क्या कौन कौन सी इंटरवेंशन है? ठीक है, एक है टैरिफ और टैक्स ऑन इंपोर्ट, और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स आपके गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स टू डिस्करेज इंपोर्ट, कोटाज हो गया आपके क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जिसको बोला जाता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके ये। ठीक है, मीन्स अभी तक जितने भी टॉपिक आपको ऐप पर करवाए या फिर यूट्यूब पर करवाया है मैंने, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए। ओके, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट दैट फर्म इंक्लूड मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोकेलिटी सोर्स। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। सब्सिडीज होगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होगी, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हो गए, रूल्स अलाउ दैट हिंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट वाला कल भी मैंने बताया था आपको कहीं ना कहीं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब देखो बैरियर्स टू ट्रेड, कौन कौन से बैरियर्स है हमारे, मीन्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन में कौन कौन से आ जाते हैं। टैरिफ हो गए और आपके नॉन टैरिफ। टैरिफ की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ, ट्रांजिट टैरिफ, और नॉन टैरिफ की अगर हम बात करें, कोटा, सब्सिडीज एंड अदर्स में करेंसी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, एम्बार्गोज, लोकल कंटेंट एंड प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग। ये सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जी यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, अब हम समझेंगे कि टैरिफ क्या है, नॉन टैरिफ क्या है, और टाइप ऑफ टैरिफ्स देखेंगे, एंड आपके टाइप ऑफ नॉन टैरिफ देखेंगे। ठीक है, टैरिफ, टैरिफ क्या है? सिंपली अगर मैं बात करूं, ये एक प्रकार का टैक्स है जो किस पे लगता है, इंपोर्ट जब गुड्स एंड सर्विसेज को किया जाता है, या फिर एक्सपोर्ट पर, बट ज्यादातर ये किस पे लगता है, आपका इंपोर्ट पर। ठीक है, अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये है आपका टैरिफ। ठीक है, एक तरह का टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। द गवर्नमेंट चार्ज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल प्राइस, दिस मेक्स इंपोर्ट मोर कॉस्टली एंड रिड्यूस हाउ मच पीपल बाय। Tariff generate revenue for the government but also raise prices for consumer. Many domestic firms support tariff to limit foreign competition. अगर मैं सिंपली बात करूँ, टैरिफ क्यों लगाया जाता है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे? सपोज मैं मेरे पास बिजनेस है, मैं हूँ कंपनी ए, ठीक है, और मेरे पास बिजनेस है, वही शूज वाला एग्जाम्पल, शूज का बिजनेस है। अगर मुझे बाहर से मान लो कि कोई और भी कंपनी है, और मेरे जो शूज का प्राइस है वो है 100 रुपीज, ठीक है, मिनिमम सा प्राइस बताया। अब बाहर से कोई और कंपनी है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है शूज, ठीक है, अब जब वो इंपोर्ट कर रही है, बाहर से मंगवा रही है, तो सेम शूज का प्राइस वहां पे कितना है, 90 रुपीज।
तो क्या हो गया यहाँ पे, मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस तरह से। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उस पे नुकसान ना हो उस मार्केट को, क्योंकि मैं तो डोमेस्टिक हूँ, मैं तो होम कंट्री हूँ, ठीक है ना। अब जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसको नुकसान ना हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी को नुकसान ना हो, इसलिए वो इम्पोर्टेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज होती है उस पर टैरिफ लगा देती है, एक तरह का टैक्स लगा देती है। अब जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगा देगी मान लो, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि लिमिट कर देती है फॉरेन कंपटीशन को। अब देखो, आयातित वस्तु पर कर, सरकार सामान्य कीमत के ऊपर मूल्यों का 1% शुल्क लेती है, इससे आयात अधिकांश महंगा हो जाता है और लोगों द्वारा खरीदारी कम हो जाती है। टैरिफ सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ाते हैं। कई घरेलू कंपनियां विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए टैरिफ का समर्थन करती है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं तो इस तरह से क्या हो जाएगा फिर, कंपटीशन खत्म, मीन्स की कंपटीशन पे लिमिट लगा देती है कि डोमेस्टिक मार्केट जो है, डोमेस्टिक कंपनी जो है उस हिसाब से ही सेम प्राइस हो जाएगा, इसलिए टैरिफ लग जाते हैं। टैरिफ मीन्स टैक्स लग जाएगा, तो गुड्स का जो प्राइस है वो सेम एज इट इज हो जाएगा जितना हमारे डोमेस्टिक कंपनी में। अब कॉमन टाइप्स ऑफ टैरिफ देख लो कि कौन कौन से, एक होता है आपका स्पेसिफिक टैरिफ, एक होता है आपका एड वैलोरम टैरिफ, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बाकी जो लाइसेंस, इंपोर्ट कोटा, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट है, आपका लोकल कंटेंट है, ये आपके नॉन टैरिफ के टाइप्स है। अभी हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ टैरिफ, ठीक है। अब स्पेसिफिक टैरिफ की अगर मैं बात करूं तो अब फिक्स्ड फी, स्पेसिफिक का क्या मतलब है, फिक्स्ड, मान लो कि 5% लगेगा टैरिफ, ठीक है, 5% टैक्स लगेगा गुड्स पर। सिंपल सी बात है, मान लो रॉ मटेरियल मुझे मंगवाना है बाहर फॉरेन से, ठीक है, अनदर कंट्री से, तो उसमें 5% में लगा दूंगी, जितना भी जो भी रॉ मटेरियल होगा उसमें 5% फिक्स्ड है गुड्स पे, जो मैं टैक्स लगाने वाली हूँ, टैरिफ लगाने वाली हूँ, ठीक है। A fixed fee levied on one unit of an imported goods is referred to as a specific tariff। आयातित वस्तु की एक इकाई पर लगाए गए निश्चित, नेम से क्लियर है, स्पेसिफिक, ठीक है, को विशिष्ट टैरिफ कहा जाता है। यह टैरिफ आयातित वस्तु के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई देश आयातित जूतों की प्रत्येक जोड़ी पर $15 का टैरिफ लगा सकता है, लेकिन आयातित प्रत्येक कंप्यूटर पर $300। हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री कुड लेवी अप 15% टैरिफ ऑन ईच पेयर ऑफ शूज इम्पोर्टेड बट लेवी 300 टैरिफ ऑन ईच कंप्यूटर। मीन्स की मान लो अगर कंप्यूटर के जितने भी, अगर मान लो मैं कंप्यूटर मंगवा रही हूँ तो उसमें मैं कितना लगा दूंगी, $300 लगा दूंगी टैरिफ, ये फिक्स है, ये सारे कंप्यूटर पे, मैं जितने भी कंप्यूटर मंगवा रही सभी कंप्यूटर पे। और यहाँ पे क्या है, शूज, अब देख लो शूज, ये भी मेरी तरह शूज, ठीक है। अब जितने भी मैं शूज मंगवा रही हूँ उसमें कितना है, $50 वो चाहे जिस मर्जी टाइप के शूज हो, महंगा हो, सस्ता हो, लो क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी का हो, ठीक है, जैसा मर्जी शूज होगा मैं उस पर 15% ही टैरिफ लगाने वाली हूँ। क्लियर है जी। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक। अब हम चलते हैं एड वॉलरम टैरिफ में। यहाँ पे क्या होता है कि परसेंटेज के हिसाब से लगता है ये, ठीक है। द फेरिस ऑफ एड वॉलरम इज लेटिन वर्ड फॉर अकॉर्डिंग टू वैल्यू के हिसाब से लगेगा, एंड दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज लिवाइड ऑन गुड्स बेस्ड ऑन अ परसेंटेज of that goods value। An example of an ad valorem tariff would be 15% tariff levied by Japan on US automobile। अब यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज के हिसाब से क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा, ठीक है। और ये परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है, ये परसेंटेज कम भी हो सकती है। क्लियर है। यथा मूल्य टैरिफ वाक्यांश एड वॉलरम लेटिन में मूल्यों के अनुसार है, लेटिन में अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि एड वॉलरम टैरिफ जो है वो लेटिन वर्ड में क्या नेम है इसका, अकॉर्डिंग टू वैल्यू के हिसाब से लगेगा, के अनुसार। और इस प्रकार का टैरिफ उस वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर किसी वस्तु पर लगाया जाएगा, मीन्स की अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है। और उस वैल्यू की जितनी भी परसेंटेज बन रही है उस हिसाब से लगेगा, और ये डिफरेंट होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये अलग अलग, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उस पर उतना ज्यादा टैरिफ, जिसकी कम वैल्यू उस पर कम टैरिफ। वही एग्जाम्पल लाइक शूज वाला एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत महंगा शूज होगा तो उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा, सस्ता शूज होगा तो उसमें कम टैरिफ लगेगा, मीन्स परसेंटेज के हिसाब से लगेगा यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू वैल्यू। क्लियर है। एड वॉलरम। नेक्स्ट देखिए नॉन टैरिफ बैरियर देखेंगे। अब हम नॉन टैरिफ बैरियर क्या हो जाएंगे, आपके लाइसेंस, कोटा, एम्बार्गोज एंड आपका इंपोर्ट डिपॉजिट। सबसे पहले तो हम मीनिंग देख ले कि नॉन टैरिफ का मीनिंग क्या है। ये हो गया आपका टैरिफ, ठीक है। नॉन टैरिफ का मीनिंग इंपॉर्टेंट था, लिया नहीं मैंने। नॉन टैरिफ सब्सिडी रेगुलेशन, नॉन टैरिफ, हाँ यहाँ पे है, देखो नॉन टैरिफ क्या है, जो तो हमारा टैरिफ है,
ठीक है। टैरिफ सिंपली मीनिंग क्या हो गया आपका? टैक्स, ड्यूटीज। ठीक है, सिंपली सा मीनिंग टैक्स। ठीक है, और टैक्स किसको? गवर्नमेंट के लिए ही जाएगा ना, ये रेवेन्यू तो सारा गवर्नमेंट के लिए जाएगा। टैक्स लगा देना है किस पे? इम्पोर्टेड गुड्स पे। तो वो क्या हो जाएगा आपका? टैरिफ हो जाएगा। उसके हमने टाइप भी पढ़े, एक स्पेसिफिक था और एक आपका एड वॉल्यूम था। स्पेसिफिक मीन्स फिक्स्ड था, और जो आपका एड वॉल्यूम था वो क्या था? परसेंटेज के हिसाब से था, और अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जितनी वैल्यू होगी उतना परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अब जो आपका नॉन टैरिफ बैरियर है, ये क्या है? दीज रिस्ट्रिक्शंस है, ये टैक्स नहीं है। आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल लिमिट और टैक्स। देख लो, ये टैक्स नहीं है। एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक हार्डलेस, मतलब ऐसे लॉज बना दिए जाए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी जाए। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना। यहाँ पे ना तो टैक्स लगने वाला है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई ड्यूटीज लगने वाली है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर देना। लाइक मैं लाइसेंस बना दूं कि हाँ, आपको अगर इंपोर्ट करना है इस गुड्स को, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये स्टैंडर्ड रहेंगे। ठीक है, या फिर ये रिक्वायरमेंट रहेगी। और ब्यूरोक्रेटी का क्या मतलब होता है आपका? ये रूल्स और ये रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब बंदा सोचेगा यार इतना ताम झाम कौन ही करे, कौन जाएगा? अब गवर्नमेंट के पास जाओ जी, उनसे मांगो जी हमें इस चीज का लाइसेंस दे दो। तो इसलिए लोग सोचते हैं अपना डोमेस्टिक मार्केट में ही रहना। ये भी क्यों होता है कि डोमेस्टिक मार्केट को सबसे ज्यादा क्यों आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ काम करता है? कि जो आपकी डोमेस्टिक कंपनी है उनको ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करना। ठीक है, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाना, इस तरह से। क्लियर है? तो जो आपकी टैरिफ है वो टैक्स है। ठीक है, जो गवर्नमेंट लगाती है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। बट जो नॉन टैरिफ है ये टैक्स नहीं है, और इससे फिर गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस होती है, लाइसेंसिंग होती है, जहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा या पड़ेगा। ठीक है, और कोटा भी आपका या फिर लिमिट लगा दी जाती है। ठीक है, फिजिकल लिमिट लगा दी जाती है। प्राइस सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा? लिमिट लगा दी जाएगी गुड्स पर। बट अगर आपका टैरिफ की हम बात करें, जब टैक्स लग जाएगा तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट था कोई, ठीक है, गुड्स, उस पर मैंने टैरिफ लगा दिया। तो जब टैरिफ लगा दिया तो वो मान लो मैंने 10% लगा दिया, तो ये 110 का बन गया, तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, बट जो आपका नॉन टैरिफ है, यहाँ पे क्या प्राइस सेम रहेगा, बस लिमिट लगा दी कि मान लो 100 यूनिट हमें चाहिए थी, तो 100 यूनिट्स ही आप ला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। 100 से ज्यादा आप यूनिट इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है जी सभी को? किसी का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड? चलिए, अब हम देखते हैं नॉन टैरिफ के कुछ टाइप्स है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये है आपके नॉन टैरिफ के। सबसे पहले यहाँ पे आपको हल्का सा बता दूं, ठीक है, लाइसेंस का मतलब क्या होगा कि अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाहर फॉरेन कंट्री से, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, कोटाज क्या हो गया कि आप सिर्फ 120 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से, इससे ज्यादा आप नहीं इंपोर्ट कर सकते। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगी क्वांटिटी में। ठीक है, कि आप इतनी क्वांटिटी ही मंगवा सकते हो बाहर से, इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। एम्बार्गो क्या हो गया कि मान लो कि रिस्ट्रिक्ट कर देना पूरी तरह से कि आप ये चीज तो मंगवा ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो फॉरेन की कुछ हार्मफुल मेडिसन है, ठीक है, और वो अगर इंडिया में आप मंगवाना चाहो उन मेडिसिन को, क्योंकि इंडिया में तो क्या पता है कि ये हार्मफुल है कि नहीं है हार्मफुल है, या फिर जो फॉरेन में बैन चीजें हैं वो आप इंडिया में मंगवा रहे हो। ठीक है, और उससे जो हमारा कंज्यूमर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हेल्थ इश्यू हो जाएगा या कुछ भी, तो उस पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट लगा देना कि आप मंगवा ही नहीं सकते हो। इम्बार्गोस का मतलब ये होता है पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट लगा देना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि आप इस प्रोडक्ट को या इस गुड्स एंड सर्विसेज को आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। और इम्पोर्ट डिपोजिट, ठीक है, ये है आपका। अभी हम चलते हैं जी आपका टॉपिक पर। अब देखो, लाइसेंस नेम से क्लियर है। अ लाइसेंस इज ग्रांटेड टू अ बिजनेस बाय द गवर्नमेंट एंड अलाउ द बिजनेस टू इंपोर्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स इनटू द कंट्री। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्टेड चीज एंड लाइसेंस वुड बी ग्रांटेड टू सर्टेन कंपनीज अलाउइंग देम टू एक्ट एज इंपोर्टर्स। ठीक है, लाइसेंस क्या है हमारा? सरकार द्वारा किसी व्यवसाय को लाइसेंस दिया जाता है और व्यवसाय को देश में एक निश्चित प्रकार की वस्तु आयात करने की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए आयन पनीर प्रतिबंध हो सकता है, और कुछ कंपनियों को आयातक के रूप में कार्य करने की अनुमति लेने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी
इम्पोर्ट को कम से कम किया जाए, ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वो ही इंक्रीज़ हो। नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ क्या जाएगा, कम हो जाएगा। लोग डोमेस्टिक मार्केट से कुछ खरीदेंगे ही नहीं, फिर तो बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें ही मंगवाएगी, इसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी डोमेस्टिक कंपनीज़ की। ओके, नेक्स्ट देखो इम्पोर्ट कोटा। अब एन इम्पोर्ट कोटा इज एन रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, अमाउंट ऑफ, ना कि प्राइस में। प्राइस सेम रहेगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोटा होता है उसमें प्राइस में भी चेंज होता है। नो, प्राइस आपका सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा, बट जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है किसी गुड्स की, वो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ओके जी, अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड दैट कैन बी इम्पोर्टेड, दिस सॉर्ट ऑफ बैरियर इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री में प्लेस अ कोटा ऑन, कोटा का मतलब ही क्या होता है, लिमिट लगा देना एक तरह से। ठीक है, कोटा, लिमिट लगा देना, इतना ही स्टैंडर्ड है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, ऑन द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्टेड सिट्रस फ्रूट दैट इज अलाउड। आयात कोटा, आयात कोटा किसी विशेष वस्तु की मात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आयात किया जा सकता है। इस प्रकार की बाधा अक्सर लाइसेंस जारी करने से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए कोई देश आयातित खट्टे फलों की अनुमत मात्रा पर कोटा लगा सकता है। और जो आपका लाइसेंस है, जो आपका कोटा है, किस में आता है, नॉन टैरिफ बैरियर में आता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जी ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉल्यूंटरी एक्सपोर्ट रिस्टेंट, अब VER, this type of trade barrier is voluntary, is that it is created by the exporting country rather than importing one। अब ये क्या होगा, जो मान लो जो एक्सपोर्ट कर रही है, सपोज हमारी जो बाहर की कंट्री है, जो फॉरेन की कंट्री है, जो एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स पे, वो लगाएगी, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। ठीक है, इंडिया की सपोज हम इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं लगाएगी, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाएगी आपकी फॉरेन की कंपनी। सपोज मैं चाइना से कुछ इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे चाइना की जो गवर्नमेंट है वो लगाएगी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, is usually levied at the behest of the importing country and could be come by a reciprocal VER। ठीक है, VER के नाम से भी इसको जाना जाता है, और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध, इस प्रकार की व्यापार बाधा स्वैच्छिक है क्योंकि यह आयात करने वाले के बजाय निर्यात देश के द्वारा बनाई जाती है। स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध आमतौर पर आयात देश के आदेश पर लगाया जाता है, और इसके साथ पारस्परिक VER भी लगाया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, अब उदाहरण के लिए कनाडा के अनुरोध के आधार पर ब्राजील कनाडा को चीनी के निर्यात पर एक VER लगा सकता है। कनाडा तब ब्राजील को कोयले के निर्यात पर VER लगा सकता है। इससे कोयला और चीनी दोनों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलती है। ठीक है, नेम से क्लियर है, ज्यादा टफ नहीं है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट देखो, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अ कोटा ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, द गवर्नमेंट कैन रिक्वायर दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ गुड बी मेड डोमेस्टिकली। द रिस्ट्रिक्शन कैन बी परसेंटेज ऑफ गुड इटसेल्फ ऑन अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू। अब ये है आपका लोकल कंटेंट, यहाँ पे कुछ परसेंटेज लगाई जाती है स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं पर। आयात की जाने वाली वस्तु की संख्या पर कोटा रखने के बजाय सरकार यह मांग कर सकती है कि किसी वस्तु का एक निश्चित प्रतिशत घरेलू स्तर पर बनाया जाए। ठीक है, प्रतिबंध वस्तु का कुछ प्रतिशत या वस्तु के मूल्य पर प्रतिशत हो सकता है, यहाँ पे क्या हो लगेगा, परसेंटेज लगेगा। ठीक है, embargo are total bans of trade on specific commodity and may be imposed on import and or export of specific goods that are supplied to or from a specific countries. They are considered legal barrier to trade and government may implement such measure to achieve specific economic and political। सिंपल बात है, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट लगा देना। प्रतिबंध विशिष्ट वस्तु पर व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है, और विशिष्ट देशों को या वहां से आपूर्ति की जाने वाली विशिष्ट वस्तु के आयात या निर्यात लगाए जा सकते हैं। उन्हें व्यापार के लिए कानूनी बाधाएं माना जाता है, और सरकारें विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे उपायों को लागू कर सकती है। यहाँ पे फुली रिस्ट्रिक्ट लगाया जाता है एम्बार्गोज में। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे आयात जमा क्या, इम्पोर्ट डिपॉजिट,
Import deposit is a form of foreign trade regulation that require importer to pay the central bank of the country a specific sum of money for a definite period. The amount paid should be equal to the cost of imported goods. अब यहाँ पे क्या दिया जाता है, आयात जमा विदेशी व्यापार विनियम का एक रूप है जिसके तहत आयातकों को देश के केंद्रीय बैंक को एक निश्चित अवधि के लिए एक राशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, जो importers to pay the central bank of the country a specified sum of money for a definite period. ये होती है आपकी import deposit importers को। quotas, the government restrict the quantity again, ठीक है, और total value of certain importers. Once a quota limit is reached, no more goods can be bought into the country. Quotas protect a domestic producer from foreign competition, but they also reduce choices for client and can lead to lack of goods. ठीक है, easy है सारा, ये भी इजी है। ये क्या, द गवर्नमेंट प्ले रूल्स सच एज कोटा सिस्टम, टैरिफ, सब्सिडी। ओके, टाइप्स ऑफ कोटा, सेल्स वॉल्यूम कोटा होता है आपका, प्रॉफिट कोटा होता है, एक्सपेंस कोटा, एक्टिविटी कोटा एंड कोटा कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में समटाइम, तो इसको भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट चलिए, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है आपकी, कुछ छूट कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, अब द गवर्नमेंट गिव्स मनी टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू हेल्प देम compete against cheapest importer. Subsidies lower the cost of locally made goods. Where subsidies support domestic industries, they distort the free market. They can also lead to overproduction. Financial aid to domestic producer to help them compete with lower cost imports. Subsidy distort market and can lead to overproduction. ठीक है, सरकार घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए पैसा देती है। ठीक है, यहाँ पे छूट दे दी जाती है, कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, सस्ता, जबकि सब्सिडी घरेलू उद्योगों का समर्थन करती है, वह मुक्त बाजार को विकृत करती है। इनसे ठीक है, ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। सब्सिडी में छूट दे दी जानी, फिर कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, द गवर्नमेंट सेट इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन, नीड्स एंड रूल्स दैट फॉरेन गुड्स मस्ट मीट टू बी सोल्ड लोकली। रूल्स अचीव, ठीक है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, स्टार्टिंग में कर लिया था। फिर करेंसी इंटरवेंशन भी होता है यहाँ पे, द सेंट्रल बैंक बाइज और सेल इट्स करेंसी टू इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अनदर करेंसी। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू डील विद द अदर नेशन टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड कंडीशन फॉर ट्रेड। दिस कैन इंक्लूड रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग टैरिफ, सेटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो कोटा एंड टैरिफ में, हाँ जी, हर कंट्री के लिए अलग अलग कोटा हो सकता है। हाँ, जो आपका नॉन टैरिफ बैरियर है ना, नॉन टैरिफ बैरियर है कि आपके अलग अलग कंट्री के लिए ना अलग अलग आपके जो लिमिट्स हो सकती है, स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लाइसेंसिंग हो सकती है, बट जो आपका टैरिफ है वो कहीं ना कहीं सेम ही टैक्स लगता है। ठीक है, अब देखो कोटा एंड टैरिफ। कोटा क्या है आपका, एक तरह से आपका ये नॉन टैरिफ बैरियर में आता है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, पहले ही बोला था प्राइस में चेंज नहीं होगा, बट किस में चेंज हो जाएगा, आपके अमाउंट में चेंज हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा कि कितनी क्वांटिटी, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूं मात्रा में। ठीक है, अब टैरिफ क्या है आपका, देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस। अब इंक्रीज मीन्स टैरिफ आपका एक तरह का टैक्स है। ठीक है, ये टैक्स है आपका एक तरह का, जहां पर क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब टैक्स लगता है तो आपको पता है जो गुड्स होती है उसका जो प्राइस है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज का मतलब मेरी गुड्स है। ठीक है, अब 100 रुपीज में सपोज मैं 10% का लगा दूंगी टैक्स, तो कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। बट कोटा में प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, कोटा में एक लिमिट लगा दी जाएगी कि आप ओनली 100 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट डज नॉट गेन एनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि टैक्स तो आपको पता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, या फिर एक मात्रा से मतलब है। ठीक है, मात्रा का मतलब कि कितनी मात्रा में सामान लाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, द गवर्नमेंट अर्न एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करेगी। ओके जी,
इफेक्टिव कोटा इज मोर इफेक्टिव एज अ प्रोटेक्टिव मेजर हो जाएगा। टैरिफ इज लेस इफेक्टिव बिकॉज द डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इज जनरली प्राइस इन इलास्टिक, क्योंकि ये तो बढ़ता रहता है। इलास्टिक का मतलब ही क्या है, बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। सर्टेनिटी अब क्या है, कोटा आर मच मोर प्रिसाइज एंड देयर इफेक्ट आर मच मोर सर्टेन एंड प्रिडिक्टेबल। सर्टेनिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्टेन है कि बस इतनी ही मात्रा में, ठीक है, ओनली 100 गुड्स ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, तो सर्टेन है। बट द इफेक्ट ऑफ टैरिफ आर नॉट क्लियर एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल। बट टैरिफ में क्या होता है कि क्लियर नहीं है कि कितना टैक्स लग सकता है, कितना ज्यादा कितना कम, क्योंकि वो तो अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता घटता रहता है, और अगर हम अगर हम एड वॉल्यूम की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से बढ़ता करता रहेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक में मान लो शूज के लिए हमारा 15%, वो स्पेसिफिक है। कंप्यूटर अगर हमने मंगवाने तो उसके लिए मान लो $300 है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है। अलग अलग हम टैरिफ या अलग अलग टैक्स लगाते हैं हम चीजों पर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फ्लेक्सिबिलिटी, कोटा और मोर फ्लेक्सिबल है ये, बट जो टैरिफ है आपका इस कंसिडर टैरिफ आर कंसिडर टू बी परमानेंट मेजर, ठीक है। मोर इजीली है एंड रिमूव मोर इजीली। अब एक्सेप्टेबिलिटी बाय जीएटी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका गत एंड आपका डब्ल्यूटीओ ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डू नॉट अप्रूव कोटा इन जनरल बट गत एंड डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव टैरिफ फॉर कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स, ठीक है। वेरी वेरी इजी, कोई भी यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है चीजें, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ में मैंने आपको बोला था कोटा आएगा, लाइसेंस आएगा आपका, ठीक है। अब कोटा वही लिमिट लगा देना, ठीक है, क्योंकि नॉन टैरिफ का मतलब ही क्या है आपका, रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शन, स्टैंडर्ड, ठीक है, लिमिट्स लगा देना। यहाँ पे मतलब नहीं है प्राइस से, यहाँ पे मतलब नहीं है आपका टैक्स से, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के लिए भी कोई रेवेन्यू नहीं जाने वाला आपका नॉन टैरिफ से। बट जो टैरिफ है आपका स्पेसिफिक ड्यूटी हमने पढ़ लिया, मीन्स फिक्स्ड रहेगा। जैसे मानो कंप्यूटर पे फिक्स्ड रहेगा मेरा 300, अब जितने मर्जी कंप्यूटर चाहे महंगे या चाहे सस्ते, उस पर $300 ही मुझे टैरिफ टैक्स देना होगा। और सपोज मान लो, और क्या था हमारा एक एग्जांपल, एक कंप्यूटर शूज वाला था, उसमें फिक्स्ड रहेगा 5% ही, चाहे शूज महंगा हो चाहे सस्ता हो। बट जो एड वॉल्यूम है ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू होगा। अगर मान लो महंगा कंप्यूटर है उस पर ज्यादा मुझे टैक्स लगेगा, और मान लो सस्ता कंप्यूटर है उस पर कम मुझे टैक्स लगेगा, मीन्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू, और उसके हिसाब से परसेंटेज होगी। फिर आपकी एक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, ये भी बताऊंगी भी क्या होती है, काउंटर वेलिंग या फिर काउंटर रीचिंग, ये भी अभी बताऊंगी क्या होता है। अल्टरनेटिव ड्यूटी होगी, कंपाउंड ड्यूटी होगी, सीजनल ड्यूटी होगी, ट्रांजिट ड्यूटी होगी, सिंगल कॉलम एंड मल्टी कॉलम ड्यूटी होगी, एंड अदर चार्जेस, ठीक है। ये टैरिफ में आ जाएंगे आपके। नॉन टैरिफ में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब हो गया, वही गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस लगाई गई है किसी चीज पे या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाती है। फिर कंसुलर फॉर्मेलिटीज होगी, स्टेट रेटिंग एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, प्रिफरेंशियल अरेंजमेंट हो गए, इम्पोर्ट लाइसेंस, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, कैनलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वॉर्स, ठीक है। वॉर के समय भी आपको पता है फिर क्या होता है कि मानो अगर मेरी कोई एनिमी कंट्री है, ठीक है, एनिमी मतलब कोई दुश्मन कंट्री है, तो हम उससे इम्पोर्ट नहीं कर सकते कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। वो हो गया। फिर प्रायर इम्पोर्ट डिपॉजिट्स हो गए, कस्टम रेगुलेशंस हो गए, सैनिटरी एंड रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं आपके नेम से क्लियर है, ठीक है। नॉन टैरिफ का मतलब आपके प्राइस से नहीं है और आपके टैक्स से नहीं है, और गवर्नमेंट यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं लेने वाली, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, जिससे इंपोर्ट को कम किया जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो आपका टैरिफ है, नॉन टैरिफ लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है, मकसद इसका क्या है लगाने का, ये यही मकसद है कि जो चीजें मानो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को क्या किया जाए, बचाने के लिए, डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए टैरिफ एंड नॉन टैरिफ लगाती है गवर्नमेंट। क्योंकि क्या होगा, अगर हम बाहर से सारे प्रोडक्ट मंगवाएंगे, ठीक है, और हमें सेम प्राइस पे मिल रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी में भी सेम मिल रहे हैं और बाहर से मंगवाने पे भी सेम मिल रहे हैं, तो क्यों कोई डोमेस्टिक कंपनी का लेगा, सब सोचेंगे यार हम तो बाहर का प्रोडक्ट यूज करेंगे। इस वजह से होता है ये कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ एंड नॉन टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट करती है। अब देखो टैरिफ में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट रिसीव्स रेवेन्यू,
ओके, नॉन टैरिफ में क्या हो जाएगा, अगर हम डिफरेंस की बात करें, नो रेवेन्यू रिसिप्ट बट ओनली प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी रेवेन्यू रिसीव नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टैक्स का रोल ही नहीं, यहाँ पे प्राइस का पैसों की तो कोई बातचीत नहीं है। टैरिफ में तो है, क्योंकि जैसे टैक्स लगेगा इंक्रीज हो जाएगा, पैसों में बढ़ोतरी, बट यहाँ पे तो लाइसेंस देना है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, लॉज है, उनको फॉलो करना है। ठीक है, लिमिट्स पे लगाना है, प्राइस पे तो कुछ नहीं लगाना है। अब आपका कस्टमर अथॉरिटी डू वैल्यूएशन प्रोसीजर्स एंड क्लासिफिकेशन, नो सच प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट ही देगी, अगर लाइसेंस वगैरह देगी तो। अब सिंस इम्पोर्ट ड्यूटी लिवाइड मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन आर curbed, monopolistic organization command high price through low output, flexible and discourage at official level, subject to legislative fee। ठीक है, simple to operate, administrative more official। अब ऑफिशियल तो हो गई, जब गवर्नमेंट के पास जाना, आपको पता है लाइसेंस बनाने कोई आसान बात तो थोड़ी है, मोर ऑफिशियल हो जाता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड लेस सिंपल, फिर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लो फेवरेट, फेवर्स एफिशिएंसी ऑफ फर्म। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अब रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन में हमने कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की है, जल्दी से मुझे बताओ। एक हमने पढ़ा टैरिफ, और एक हमने पढ़ा नॉन टैरिफ, जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टैरिफ के हमने टाइप्स देखे, एक था हमारा स्पेसिफिक और एक था हमारा एड वॉल्यूम। ठीक है, नॉन टैरिफ में तुम्हारा कोटा, लाइसेंस, बड़ी सारी चीजें पढ़ी हमने। ठीक है, अब अब क्या क्या रीजन है, गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंशन लगाती है, क्यों रोक लगाती है, क्यों रोकती टोकती है गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को, किस वजह, क्या कारण है। द रीजन हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल बिलो। प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कंपनीज, पहले ही बोल दिया था, गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ और कोटास टू शील्ड इन्फेंट इंडस्ट्री एंड, इन्फेंट का क्या मतलब होता है, जो भी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इन्फेंट मतलब छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल, जिनका भी जन्म ही हुआ है, इंडस्ट्री और अदर सेक्टर फ्रॉम फॉरेन रिवाइवल दिस की। ठीक है, प्रमोटिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कि भाई हमारा इंडिया जो है वो सिक्योर रह गई ना गई। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि बाहर से आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लगाओ, लेके आओ और वो हार्मफुल हो हमारे इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी टू एंश्योर सप्लाई सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री एंड क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, बूस्टिंग द इकोनॉमी। अब अपनी इकोनॉमी को ही तो बूस्ट अप करना है। कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स कैन इंप्रूव ऑन नेशन ट्रेड बैलेंस एंड जीडीपी। ठीक है, ग्रोथ इन द शॉर्ट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट एंड सेविंग जॉब्स। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी कंसर्न, इन्वायरमेंट और सेफ्टी के लिए भी गवर्नमेंट सेट इम्पोर्ट स्टैंडर्ड टू एंश्योर फॉरेन गुड्स मीट डोमेस्टिक रेगुलेशन फॉर फूड प्रोडक्ट एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी। ठीक है, नेम से क्लियर है। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताएं सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए आयात मानक निर्धारित करती है कि विदेशी वस्तुएं खाद्य उत्पाद और पर्यावरण सुरक्षा के लिए घरेलू नियमों को पूरा करती है। ठीक है जी, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। However, the intervention also involve cost mentioned below, reduce competition, competition को कम कर देना। ठीक है, tariff reduce pressure on local firm। अब क्या होगा, जो मान लो स्मॉल कंपनीज है, लोकल फर्म है बेचारी, अगर तो हम फॉरेन से बाहर से प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो इनके लिए तो कंपटीशन हो जाएगा, अब ये क्या करे बेचारे। ठीक है, तो बंद होने की कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स को परचेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस कंपटीशन मीन्स, कंपटीशन को वैसे तो हमारे क्या बोला जाता है कि कंपटीशन को ज्यादा से जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा क्या करेंगे, हम मार्केट में सर्वाइव करेंगे, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना बेटर हम परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना कि मानो अगर आपकी कम्पीट में कोई खड़ा है तो आप क्या चाहोगे कि आप उससे बेटर करके दिखाओ, बट यहाँ पे क्या है कि फॉरेन से वो बोल रहे हैं कि नहीं यार, नहीं कंपटीशन, मतलब छोटी छोटी फार्म है वो तो बंद होने के कगार में आ जाएगी, तो रिड्यूस कंपटीशन को कम करना। हायर प्राइसेस, बायर में मोर फॉर गुड्स ड्यू टू टैरिफ पास्ड ऑन एट अ हायर प्राइसेस, दे आल्सो हैव फ्यूअर चॉइसेस। ठीक है, रिटेलाइजेशन फॉर अ नेशन। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्लोड ग्रो। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। अब आती है हमारी एक और है हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, और एक है आपकी काउंटर वेलिंग। डंपिंग का क्या मतलब होता है आपका, एक होता है आपका डंपिंग, डंपिंग के अपोजिट है आपका ये एंटी डंपिंग। डंपिंग की अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्ट आपका है मान लो यहाँ पर
अपनी मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में आप सस्ते में बेच रहे हो और बाहर फॉरेन मार्केट में आप उसी प्रोडक्ट को महंगे में बेच रहे हो, उसको बोलते हैं डंपिंग। और डंपिंग के ऑपोजिट है आपका एंटी डंपिंग। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अप्लाइड व्हेन इट इज डिटरमाइंड दैट द फॉरेन सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर आर सेलिंग गुड्स इन द यूएसए एट अ लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। मीन्स जितनी हमें कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। Dumping is a term that refers to the action of a foreign country to sell a product either below its production cost or below the domestic market price in a domestic market। जितनी हमें जितनी देखो, डंपिंग का क्या मतलब है कि जितना आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में आपकी जितनी कॉस्ट लगी उससे कम आप प्राइस चार्ज कर रहे हो, वो हो जाता है आपका डंपिंग। ठीक है जी। टाइप्स अच्छा ये मैंने बनाई नहीं, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है, एंटी डंपिंग और आपका ये काउंटर वेलिंग कल कल करेंगे। और इसी के साथ साथ हम करेंगे कल आपका फर्म बेस्ड वाला मॉडर्न इंटरनेशनल थ्योरीज करेंगे कल। और क्या करेंगे हम कल, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम कल मतलब रिवीजन करवा दूंगी, वैसे तो मैंने आपको यूट्यूब पर करवाया है। इसके बाद हम करेंगे फिर एफटीआई। ठीक है, वो एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है आपका, एफटीआई में एक दिन लग जाएगा, मीन्स एक लेक्चर में हो जाएगा आपका एफटीआई। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है नोट्स के रिगार्डिंग पूछ लो एक बार, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। और 7 PM आपकी क्लास है, सुन लो प्लीज अभी ध्यान से। पेपर 1 की क्लास है 7 PM, और 9 PM भी आपकी पेपर 1 की क्लास है यूट्यूब पर। ओके जी, बाकी टॉपिक कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कौन से दिन यूट्यूब पर रहती है मैम क्लास? नितिन जी, आज वेडनेसडे एंड थर्सडे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर। ठीक है, और आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के। और 7 PM तो आपको पता ही कि आपकी थ्योरी की क्लासेस होती है फिलोफॉर्म की ऐप पर। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ पेपर पढ़ा रही हूँ आपको। चलिए फिर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो एक बार। ओके ओके जी, ठीक है। इन टॉपिक को प्लीज रिवीजन कर लेना एक बार, और इकोनॉमिक प्लानिंग भी देख लेना। ठीक है, जिसमें कि आपका फर्स्ट 5 ईयर है, सेकंड थर्ड एंड 11th 5 ईयर तक है आपका वो। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग मेरे पास टाइम रहा तो करवाऊंगी आपको, नीति आयोग वाला और प्लानिंग कमीशन, डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग और आपका प्लानिंग कमीशन वाला, वो भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मेरे पास टाइम रहा तो वो करवाऊंगी मैं, इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर प्लानिंग कमीशन करके आता है और नीति आयोग करके। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय।